आज है क्रेडिट पॉलिसी का बड़ा दिन और साथ ही 4 दिनों की तेजी के बाद आज फिर से मजबूत शुरुआत के संकेत। शुरुआत मजबूती के साथ होगी और अंत क्या नॉट आउट पांचों दिन तेजी के साथ हम इस हफ्ते का करेंगे। किन लेवल्स पर होंगे बंद और क्या 12,000 की तरफ बढ़ेंगे आगे, ये है सवाल, जवाब है तैयार। शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन पैक्ट हफ्ता रहा है, एक्शन पैक्ट दिन की तैयारी करते हैं। अनिल जी बताइए आज की बड़ी बातें क्या हैं? सबसे बड़ी बात तो दीप यही, जो आप और मैं हर शुक्रवार के विपरीत आज बड़े सजे धजे से नजर आ रहे हैं और पूरी तरह से टी शर्ट को छोड़कर सूट में है। उसकी वजह बता दूं और वही आज की सबसे बड़ी वजह और सबसे बड़ा ट्रिगर भी है। जी हाँ, आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी, और क्रेडिट पॉलिसी है तो थोड़ा सा कुछ खास होना चाहिए, थोड़ा सा अलग हटके होना चाहिए। तो हमारे लिए अलग हटके यही है कि शुक्रवार के दिन हम प्रॉपर यूनिफॉर्म में है। 10 बजे आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी का होगा ऐलान। डाउ 125 अंक मजबूती के साथ बंद हुआ, लेकिन बड़े दिनों बाद अमेरिकी बाजारों में सुस्ती और सीमित दायरे में कारोबार दिखा। तो जो उतार चढ़ाव उठापटक जो होती दिख रही थी स्पेशली पिछले 3-4 सेशंस में, उस पर थोड़ी सी लगाम लगी, लेकिन क्लोजिंग 122 अंकों की मजबूती के साथ बेहतरीन और डाउ फ्यूचर्स भी हरे निशान में। वेदांता डीलिस्टिंग ऑफर का आज आखिरी दिन है। मोस्ट टॉक्ड अबाउट डीलिस्टिंग। कुछ और शेयरों की जरूरत है, कुछ आ चुके हैं। 74 करोड़ शेयर आ चुके हैं। 134 करोड़ शेयर चाहिए, यानी कि लगभग 60 करोड़ शेयरों की जरूरत आज और है वेदांता को 90% के जादुई आंकड़े तक पहुंचने के लिए। वैसे तो 174 करोड़ टोटल वो हैं, 175 करोड़ जो डीलिस्टिंग के लिहाज से पब्लिक शेयर होल्डर्स के पास है, लेकिन 134 करोड़ की बिड्स आ जाती है तो वेदांता का डीलिस्टिंग ऑफर पार। एफआई जोश भर रहे हैं। पिछले 5 दिनों से लगातार एफआईज की खरीदारी 5,000 करोड़ डाल चुके हैं भारतीय बाजारों में और यही आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं बाजारों को। और आज भी देखते हैं इन्हीं ट्रिगर्स के दम पर और मजबूती की संभावना। दीप बिल्कुल अनिल जी, और इस समय अगर फ्यूचर्स देखें, एशिया को देखें, एसजीएक्स निफ्टी को देखें तो एक बार फिर से ग्लोबल बाजारों से तो चुस्ती के ही संकेत आ रहे हैं। पर जो बड़ा ट्रिगर है सर, फ्राइडे के दिन क्रेडिट पॉलिसी, आई थिंक लास्ट टाइम फ्राइडे के दिन जब पॉलिसी आई थी या वीकेंड से पहले जब आई थी तो 1 साल पहले ही था, अक्टूबर की पॉलिसी थी वो। क्या अनुमान लगाना चाहिए सर, क्या एक्सपेक्टेशन रहेंगी और बाजार पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, पॉलिसी में इस बार उम्मीद तो ये है कि ब्याज दरों में किसी तरह का कोई बदलाव होगा नहीं दीप। तो ब्याज दरों में बदलाव को लेकर तो कोई खास बात है नहीं, लेकिन खास बात पॉलिसी के बाहर इस बात को लेकर है कि गवर्नर साहब का मूड कैसा है, वो इकोनॉमिक रिकवरी के बारे में क्या सोच रहे हैं, कोविड के बाद किस तरह की सिचुएशन उन्हें दिख रही है, बैंक्स के जो दूसरी तिमाही के अपडेट्स आते दिख रहे हैं जिनसे बाजार बड़ा खुश होता दिख रहा है। क्या गवर्नर साहब की भी रीडिंग वैसी है? स्पेशली आपको याद होगा कुछ समय पहले गवर्नर साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था कि इकोनॉमी और बाजार, स्टॉक मार्केट और इकोनॉमी दोनों कुछ अलग ही कहानी सुना रहे हैं। इकोनॉमी में वो मजबूती नहीं है जो बाजार में दिख रही है। तो काफ़ी कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि बाजार किस तरह से जो तेजी दिखा रहे हैं और गवर्नर साहब का उनका क्या असेसमेंट है। 3 नए एमपीसी मेंबर्स आज से अपनी पॉलिसी में पहली बार वो पॉलिसी देंगे। 3 दिनों से जो बैठक चल रही है, तो मेरे हिसाब से एक और बड़ी चीज़ जो है वो ये भी है कि नए मेंबर्स आने के बाद आरबीआई की जो कमेटी है वो दरों को लेकर क्या रुख बनाती है, आगे के लिए क्या किस तरह के संकेत देती है। ब्याज दरें ऑलरेडी ऑलमोस्ट लोएस्ट लेवल पर चल रही हैं, तो क्या यहाँ से और गुंजाइश है कट करने की या यहीं रहेंगे? तो बहुत सारे ट्रिगर्स हैं जो आज आपको पॉलिसी में देखने को मिलेंगे। लेकिन हाँ, ये बात साफ है कि पॉलिसी में किसी तरह का बदलाव हो इसकी संभावना कम है, जीरो नहीं। क्योंकि कई बार होता है, और स्पेशली शक्तिकांत दास साहब थोड़ा सा एग्रेसिव और आगे फॉरवर्ड लुकिंग माने जाते हैं। अगर उन्हें लगता है कि वाकई में इस तिमाही के बैंक्स के आंकड़े देखकर अच्छा दिख रहा है तो हो सकता है वो कुछ एक्शन समय से पहले ले। इसके लिए वो जाने माने जाते हैं और उन्होंने अब तक लिया भी है। तो पॉलिसी एक्शन भरी रहेगी। गवर्नर साहब की टोन, उनका हाव भाव और उनकी कमेंट्री ये दिशा तय करेगी। लेकिन तो उस लिहाज से मुझे लगता है, और नए समय के साथ 10 बजे के आसपास, 9:45 बजे से हम पूरा कवरेज शुरू करेंगे। पूरा एक्सपर्ट्स का पैनल होगा। वीके शर्मा साहब होंगे, अजय बग्गा साहब होंगे, प्रदीप चौधरी साहब होंगे, आशु मदान जी होंगे, सुमित जी होंगे, सारे लोग होंगे ही पॉलिसी पर कवरेज करने के लिहाज से। तो बड़ा पैनल होगा आपके साथ, जिसे मिस मत कीजिएगा। तो दीप, आज पॉलिसी के लिहाज से बड़ा ट्रिगर होना चाहिए बैंकिंग शेयरों के लिए, और खासतौर से इसलिए भी बैंक्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि बैंक निफ्टी पॉलिसी से ठीक पहले बहुत मजबूती और अच्छी खासी तेजी भी दिखा चुका है। जी दीप।
बिल्कुल अनिल जी, तो इंतजार रहेगा कि पॉलिसी से क्या बाजारों में नई जान आती है, और जिस तरह से आउटलुक या स्टेटमेंट्स की बात कर रहे हैं सर, वहां पर भी हम ध्यान रखेंगे। सर, मार्केट्स की भी बात करनी है, पर वेदांता की बिना मार्केट्स की बात कैसे करें। पूरे हफ्ते हमारी अटेंशन इसी पर रही है। आज आखिरी दिन है डीलिस्टिंग का। 2-3 सवाल बन रहे हैं सर। सबसे पहला सवाल, जो आप डीलिस्टिंग की मैथ समझा रहे थे, कितने शेयर्स और चाहिए आज डीलिस्टिंग सक्सेसफुल होने के लिए, और क्या आपको लगता है कि एटलीस्ट वो 90% तक मार्क तक आज पहुंच जाएंगे? 134 करोड़ शेयरों की जरूरत है वेदांता को डीलिस्टिंग ऑफर में पहली बाधा पार करने के लिए। देखिए, अगर 134 करोड़ से कम शेयर आए, 133-90 कुछ ऐसा होता है, मैं राउंड फिगर में 134 करोड़ शेयर बोल रहा हूँ। 134 करोड़ शेयर आ गए तो पहली बाधा पार होगी कि 90% अगर पहुंच जाती तो डीलिस्टिंग के लिए आप एलिजिबल है। दूसरी बाधा है प्राइसिंग की, तो जाहिर सी बात है प्राइसिंग तो रिवाइज होकर आनी ही है। अगर प्रमोटर्स को डीलिस्ट करवाना है, कोई भी 87 रुपीज़ 40 पैसा, 87 रुपये 40 पैसे की जो प्राइस है उस पर तो कोई भी देगा नहीं। अब आज चाहिए 60 करोड़ शेयर। इन 60 करोड़ शेयर में से 20 करोड़ शेयर आने हैं एलआईसी से। मेरा ये मानना है कि एलआईसी टेंडर तो करेगी। अब 320 रुपये पर जिस तरह से कल किया है उसी तरह से एलआईसी 320 पर टेंडर करे या किसी और प्राइस पर, वो अलग बात है। लेकिन अगर एलआईसी की कुछ स्कीम से 320 पर टेंडर हुआ है तो बाकी भी संभावना पूरी कि 320 पर एलआईसी टेंडर करेगी। ये बात क्लियर कट है, पहली चीज। तो इस लिहाज से 60 करोड़ शेयरों की जरूरत है। अब इन 60 करोड़ शेयरों में से 20 करोड़ तो एलआईसी के हो जाएंगे, बाकी 40 करोड़ शेयरों का और इंतजाम होना है। तो अब देखते हैं क्या कुछ होता है। लेकिन हाँ, संभावना इस बात की लगती है। लेकिन एक और चीज़ है दीप, ये बड़ा टच एंड गो वाला मामला है। 134 करोड़ के आसपास है। मेरी गट फीलिंग ये कह रही कि एक बार 134 करोड़ के आसपास पहुंचने चाहिए, लेकिन अभी भी 6.5-7 करोड़ शेयरों की पोजीशन वायदा कारोबार में ऐसी है जो फंसी हुई है आर्बिट्रेजेस में, तो वो डीलिस्टिंग ऑफर में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ी सी लिक्विडिटी उस लिहाज से डीलिस्टिंग ऑफर के लिहाज से कम हो चुकी है। अब स्टॉक पिछले 2 दिनों में अच्छा खासा करेक्ट भी हो चुका है, नीचे में 110-11 तक आया, 140 वाला, यानी कि लगभग आप देखिए 30 रुपए के आसपास का करेक्शन भी हो चुका है। तो अब इन लेवल्स पर मेक और ब्रेक वाला मामला है। देखते हैं किस तरह से डीलिस्टिंग ऑफर आगे बढ़ता है। लेकिन कुछ भी हो, आज 3:30 बजे तक आपके पास समय है बिड्स करने का। बीएससी में बिड्स हो रही, तो जिन ब्रोकर्स के पास बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के टर्मिनल नहीं है उन्हें बिड्स करने में इशू है। तो जो भी इन्वेस्टर्स अपनी बिड्स करना चाहते हैं वो आखिरी मिनट का इंतज़ार ना करें और वो पहले ही कर ले। लेकिन नज़रें हमारी बराबर रहेगी, और अगर 134 करोड़ के जादुई आंकड़े तक बिड्स पहुंचती है तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट, पहली अचीवमेंट कंपनी के लिए होगी। मैं फिर से बता दूं, डीलिस्टिंग ऑफर का सक्सेसफुल होना इन्वेस्टर्स के लिए भी अच्छा है, कंपनी के लिए भी अच्छा है, और कंपनी को कर्ज देने वालों के लिए भी अच्छा है। अब सवाल दूसरा है कि क्या प्राइस पर डीलिस्टिंग होनी चाहिए। इस पर हम बात डीलिस्टिंग ऑफर खत्म होने के बाद करेंगे कि किस तरह से मंगलवार को, अगर आज 90% पर पहुंच जाते हैं तो मंगलवार को कंपनी की तरफ से एक काउंटर ऑफर आ सकता है। ज़रूरी ना आए, आ सकता है अगर 90% पे, और अगर 90% पर ही नहीं पहुंचे आज तो फिर तो डीलिस्टिंग ऑफर यहीं फेल, बात ही खत्म है। लेकिन 90% तक पहुंचने के बाद मंगलवार को काउंटर ऑफर आएगा, और तब आपको मन बनाना है कि क्या मुझे डीलिस्टिंग ऑफर में शेयर देने चाहिए, नहीं देने चाहिए। वो हम अगले हफ्ते का डिस्कशन है। लेकिन फिलहाल ये कि जो लोग चाहते हैं कि डीलिस्टिंग ऑफर पास हो वो शेयर टेंडर कर सकते हैं। जो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते, शेयर अपने हाथ में रखना चाहते हैं, ये उनका कॉल है। लेकिन एक बार डीलिस्टिंग ऑफर अगर 90% पे पहुंच जाए तब भी आपके पास में वो राइट है अपनी बिड्स को रिवाइज करने का, तो आप अपना एक कॉल उस हिसाब से ले सकते हैं। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, और प्राइस की तो हम बात करेंगे ही सर, बट एक छोटा सा सवाल जो सबके मन में उठ रहा है कि अब तक की अगर आप बिडिंग डिटेल्स देखें तो मैक्सिमम बिड्स आई हैं 135 से 160 की रेंज में, सबसे ज्यादा शेयर्स उसी ब्लॉक में। पर क्योंकि एलआईसी की 3 करोड़ की शेयर्स की बिड इसके डबल प्राइस पर थी, वहां से कुछ समझना चाहिए कि अब जो बिड्स लगानी चाहिए जो भी छोटे निवेशक हैं, क्या वो 320 का प्राइस देखें या 160-170 का ही प्राइस देखें? देखिए, अभी दीप है ना, मैं बताऊं ईमानदारी से, प्राइसिंग का कोई खास मतलब नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि आप जितनी ज़्यादा प्राइस भरेंगे उतना ज़्यादा एक तरह से दबाव, मेंटल प्रेशर, यही एलआईसी अगर 200, 250, 250 रुपये में करता तो प्रेशर कम होता। अगर 350 में करता है तो प्रेशर ज़्यादा होता। तो हायर प्राइस पर बिड होने में कंपनी पर प्रेशर तो ज़्यादा रहता है, लेकिन प्रेशर के साथ आपको ये भी तो देखना है कि प्रमोटर्स कितना पैसा डाल सकते हैं डीलिस्टिंग के लिए। अभी जो कैलकुलेशन है, ऐसा लगता नहीं कि 155-60 के ऊपर की प्रमोटर्स की तैयारी है।
तो इसीलिए शायद मैक्सिमम बिट्स आप देख रहे हैं तो 150 160 की रेंज में, 140 से 160 की रेंज में बिट्स आती हुई दिख रही है। और जब हमने वो स्पेशल शो किया तब भी हम यही बात कर रहे थे 140 से 160 की रेंज में बिट्स आनी चाहिए। तो फिलहाल प्राइसिंग पर फोकस न करें, प्राइसिंग का काम अगले हफ्ते का है, क्या होता है क्या नहीं होता है। फिलहाल फोकस आपको सिर्फ इस बात पर करना है क्या 90% तक पहुंच रहा है, क्या 134 करोड़ बिड्स में आ रहे हैं। 134 करोड़ बिड में आ जाए वो सबके लिए अच्छा है, अगर 134 करोड़ से कम शेयर बिड में आए सबके लिए खराब। ओके, तो ये है आपके लिए बात। 134 करोड़ के आसपास का जो मैजिकल फिगर है वहां पर हमारी नजर रहेगी। लगभग 60 करोड़ शेयर्स और आने की जरूरत है वहां पर। चलिए सर, वेदांता पर नजर है, आरबीआई पॉलिसी पर भी नजर है, पर एक बार बाजार के भी संकेत बताइए। एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि ग्लोबल एक्शन थोड़ा पॉजिटिव रहा, हालांकि एक छोटी रेंज में ही ट्रेड था। किस तरह से आज का सेटअप दिख रहा है आपको? पैकेज है, नहीं है, छोटा है, बड़ा है, आधा है, अधूरा है, पूरा है, ये सब चलता रहेगा अमेरिका में चुनाव तक, और इनके दम पर अमेरिकी बाजार ऊपर नीचे होते रहेंगे। बहुत ज़्यादा तवज्जो मत दीजिए, राजनीति हावी है अर्थशास्त्र पर, फिर से दोहरा रहा हूँ इसी लाइन को। लेकिन ये महीना ही ऐसा है, अक्टूबर का महीना ऐसे ही चलेंगे अमेरिकी बाजार, और उस लिहाज से आपको कुछ अमेरिका से संकेत और कुछ अपने संकेतों के दम पर करना होगा ट्रेड। तो ऐसे में ग्लोबल संकेत आज के लिए पॉजिटिव मानकर चलें दीप। एफआईज की तरफ से जो संकेत है वो पॉजिटिव भी है और बेहद पॉजिटिव भी। घरेलू फंड्स के संकेत नेगेटिव से एक नॉच सुधरकर न्यूट्रल हुए हैं कल के सेशन में। वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल थे और न्यूट्रल ही हैं। सेंटीमेंट और ट्रेंड पॉजिटिव हो चुका है, इसमें कोई डाउट नहीं, और उस लिहाज से आपको अपनी पोजीशनिंग करनी है। 11,725 11,800 ये आपके लिए आज सपोर्ट जोन है। आपको कमजोरी तभी फील करनी है जब आप 11,800 के नीचे ट्रेड करना शुरू करें। जब तक आप 11,800 के नीचे ट्रेड ना करें तब तक आप मजबूत हैं, ये कॉन्फिडेंस अपने आप में बनाए रखें। और 11,800 के नीचे आ जाएं तो भी ऐसा मत सोचे कि मैं मतलब बहुत कमजोर हूँ, वीक, मतलब ये है कि भाई मैं थोड़ा सा थका हूँ। देखिए, थका होने में और कमजोरी फील करने में और बुखार फील करने में बड़ा फर्क है। तो 11,800 के नीचे भी आप थोड़ी सी थकावट फील करना चाहेंगे, बुखार नहीं। बुखार आने के लिए अभी बहुत नीचे के लेवल काफ़ी है। वो 11,625 के नीचे आप जब ट्रेड करना शुरू करेंगे तब आपको फीवरिश फील करना है कि वाकई में टेम्परेचर बढ़ रहा है क्या, लेकिन तब तक आपको चिंता करने की ज़रूरत है नहीं। 11,975 बेसिकली 12,000 मान लें, ये आपके लिए रुकावट का जोन है, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिख सकती है। बैंक निफ्टी 22,850 22,950 आपके लिए दिन का सपोर्ट जोन है, और नीचे की तरफ अगर इस लेवल को तोड़ा तो, वैसे तो संभावना नहीं है, लेकिन क्रेडिट पॉलिसी का दिन है, अगर गवर्नर साहब कुछ ऐसा कहते जो आपको मुझे पसंद ना आए, बाजार को पसंद ना आए, तो आप एक नीचे का एक सपोर्ट लेवल हैंडी रखिए, अपने हाथ में रखिए, नॉलेज में होना चाहिए, और वो है 22,525 22,625 रॉक बॉटम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, ब्लाइंड बाय जोन। ठीक है, ऊपर का लेवल 23,425 23,525। दीप, आपको कल भी कहा था कि बिल्कुल भी शर्माइए मत, घबराइए मत, दो बार मत सोचिए, इस रेंज में शॉर्ट करना ही चाहिए। और आप देखिए 23,450 का लो हाई बनाकर किस तरह से 23,075 तक मार्केट नीचे आया। एग्जैक्टली दोनों तरफ की रेंज, जहां शॉर्ट की रेंज थी उस शॉर्ट की रेंज में भी पहुंचा, और जहां शॉर्ट कवर करने का तीसरा टारगेट दिया था एग्जैक्टली उसी टारगेट पर पहुंचा। बहुत ही बढ़िया, मतलब बैंक निफ्टी जैसे है ना, आज्ञाकारी शिष्य, आज्ञाकारी कलीग और आज्ञाकारी पुत्र सबको मिले, मतलब बिल्कुल लेवल के हिसाब से चलने वाला, जैसा कहें वहीं से घूमना है, जैसा कहें वहीं पर सपोर्ट लेना, जहाँ टॉप बनाना है, इससे मतलब सबको अगर ऐसे ही संस्कार मिल जाए तो कहने क्या। तो बैंक निफ्टी इतना बढ़िया मूव देता है जिसकी आप कहना ही क्या। तो बहुत ही सही लेवल से घुमाए। आज भी आपके लिए हायर रेंज वही है 23,425 23,525, ये बैंक निफ्टी की हायर रेंज होगी। दीप, बिल्कुल, तो ये है आपके लिए मार्केट की रेंजेस जहां पर आपको नजर रखनी है। दिन की रेंज क्या निकल कर आती है सर, और क्योंकि पॉलिसी का भी एक्शन है तो थोड़ी वॉलेटिलिटी वहां पर भी दिखेगी? रह सकता है, थोड़ी सी पॉलिसी की वजह से प्री और पोस्ट पॉलिसी डेफिनेटली थोड़ा फर्क तो आ ही सकता है। 11,800 11,900 दिन की छोटी रेंज है, 11,750 11,950 दिन की मीडियम रेंज है। बड़ी रेंज की शायद जरूरत ना पड़े, लेकिन हैंडी रखिए 11,675 से 12,000 की, ये आज की बड़ी रेंज आपको मानकर चलनी है। बैंक निफ्टी 23,050 23,425 दिन की छोटी रेंज, 22,950 से 22,950 23,525 ये आपके लिए दिन की मीडियम रेंज है, और 22,850 से 23,650 ये आपकी बड़ी रेंज है। ये 21,000 जो है इसे 22,000 कर लीजिए, अभी 1,000 पॉइंट और नीचे आने में वक्त लगेगा। 22,950 23,525 दिन की मीडियम रेंज, 22,850
23,650 आज की बड़ी रेंज मानकर चलें। एफआईज की तरफ से तेजी की पोजीशन थोड़ी सी बढ़ी है 2%। नेट लॉन्ग अब इंडेक्स में 68% है, फिर से मजबूती की तरफ बढ़ रहे हैं। पुट कॉल रेशियो 1 बेसिस पॉइंट बढ़कर आया है। विक्स 2% बढ़ा है। तो ये है आपके लिए बाकी डेटा आपके सामने। जी दी। बिल्कुल अनिल जी, तो यहाँ पर हमें नज़र रखनी ज़रूरी होगी। जिनकी लॉन्ग पोजीशंस हैं सर, क्या करना चाहिए? क्योंकि तेज़ी बरकरार है। किसी ने अगर शॉर्ट लिया है, सोचते हुए कि एक्सपायरी के बाद वीकनेस आएगी, उन्हें क्या ध्यान में रखना चाहिए? 11,725 ये आपका इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस होना चाहिए। और बैंक निफ्टी पर इंट्राडे जिनको कम रिस्क रखनी है वो 23,000 का स्टॉप लॉस रखे। और मैं इसलिए दे रहा हूँ दीप की पॉलिसी का दिन है, नहीं तो स्टॉप लॉस थोड़ा दूर निकल कर आता है, लेकिन पॉलिसी के दिन आप ज़्यादा रिस्क रखिए मत। 23,000 के नीचे ट्रेड करना शुरू करें तो आप आपकी लॉन्ग पोजीशन को काट लीजिए। क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी में 22,850 का निकल कर आएगा, ये ध्यान में रखिए। तो 23,000 इंट्राडे, 22,850 क्लोजिंग। शॉर्ट है अगर आपके तो कल का हाई पार करें। कल 11,905 का हाई बनाया था आपने, 11,910 वहीं पर स्टॉप लॉस रख लीजिए। कल का हाई पार करें, एग्जिट। थैंक यू वेरी मच। वैसे तो होनी नहीं चाहिए शॉर्ट कायदे से, तो पिछले 4-5 दिनों से लगातार एक ही चीज़ कह रहे हैं, शॉर्ट मत रखो, शॉर्ट मत रखो, शॉर्ट मत रखो। और जो कुछ बाजार बढ़ाने का काम किया है वो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट सेलर्स ने ही किया है। तेजी करने वालों ने उतना योगदान नहीं दिया जितना शॉर्ट सेलर्स ने दिया है। तो अब आपके लिए 11,910 स्टॉप लॉस है। 23,550 ये आपका स्टॉप लॉस है बैंक निफ्टी पर। आज इंट्राडे भी और क्लोजिंग में दूर है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता, जो लेवल है वही बताना पड़ेगा। ये सिंपल चीज़ है। तो ये आपके लिए हो गया स्टॉप लॉस आपके लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन पे। जी दीप। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए स्टॉप लॉसेस जहां पर आपको नजर रखनी है। नई पोजीशंस के लिए आज क्या सलाह है? नई पोजीशन में निफ्टी खरीदी 11,725 के स्टॉप लॉस के साथ। 11,875, 900, 950, 975 ये 4 टारगेट आपको बैंक निफ्टी में रखने हैं। 11,875, 11,900 दो छोटे टारगेट। 11,900 के पार निकल कर ठीक है तो 11,950, 975 के 2 टारगेट। और बेचना है, बिल्कुल बेचना है, क्यों नहीं बेचना है, बेचना ही चाहिए। और बेचना है आपको 11,950, 12,000 की रेंज में। यहाँ पर मौका मिले तो ज़रूर एक चांस लीजिए बेचने का। बेचना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है कि ना बेचें। 10,800 से 12,000 नॉन स्टॉप 1,200 पॉइंट ऐसे है एकदम, तो कहीं तो रुकेगा ना। और मनोवैज्ञानिक स्तर बड़ा है ये, तो आपको बेचना चाहिए। वहाँ पर 12,050 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ज़रूर रखें। 11,900, 11,850 तक के टारगेट के लिए करनी है बिकवाली। बैंक निफ्टी खरीदना है। अब बैंक निफ्टी में 2 चीज़ें दीप। एक तरीका तो ये है कि आप सीधे ही खरीद लो 23,000 के स्टॉप लॉस के साथ, अगर गैप मिलता है तो, ठीक है ना। तब आपका 23,000 स्टॉप लॉस होगा। अदरवाइज आप 22,950, 23,050 की रेंज में चांस ले सकते हैं। इनफैक्ट 22,850 तक खरीदारी की रेंज है। स्टॉप लॉस 22,800 पे रखिए। 23,175, 23,300। एक्चुअली 23,300 कोई लेवल है नहीं, मैंने ऐसे ही ज़बरदस्ती घुसाया बीच में, क्योंकि 23,175 से 23,425 के बीच की जो रेंज है ना, मेरे को बहुत लंबी दिख रही थी बीच में कहीं। मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि मतलब एक ही एकदम ही, ये तो शताब्दी एक्सप्रेस की तरफ है कि सीधे ही मतलब नॉन स्टॉप ही जा रही, बीच में कहीं रुक नहीं रही। तो मैंने कहा बीच में छोटा सा एक लेवल दे दो 23,300, जिसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। 23,175, 23,200 के ऊपर सीधा 23,425 है, वो लेवल है। और 23,525 एक और लेवल ऊपर का बैंक निफ्टी का। आइए, जिन लोगों को बैंक निफ्टी शॉर्ट करना है वो 23,425, 23,525 की रेंज में चांस ले शॉर्ट करने का, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्टॉप लॉस जरूर रखिएगा और वो होगा 23,650 के आसपास का। 23,300, 23,200 और 23,075 ये 3 टारगेट हैं बैंक निफ्टी में नीचे की तरफ आपको शॉर्ट करके कवर करने के लिहाज से। तो इन पे जरूर नजर रखिएगा। जी जी बिल्कुल सर, तो इन सारे लेवल्स पर हमारी नज़र है। वेदांता वापस बैन में आ गया है, तो वहाँ पर आज फ्यूचर्स में क्या होगा, इंटरेस्टिंग रहेगा। पिछले 2-3 दिनों से तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्शन रहा है जहाँ तक वेदांता फ्यूचर्स का सवाल है। वोडाफोन आइडिया, BHEL और अदानी एंटरप्राइजेस ऑलरेडी बैन में आपको दिख रहे हैं। तो 4 स्टॉक्स आज वायदा कारोबार के बैन में है। सर, अब थोड़े जरा संकेत हैं। जी सर। अब वेदांता के जो आपने बैन में आने की बात की, उसमें एक लाइन में जोड़ना चाहता हूं कि देखिए, अगर वेदांता का डीलिस्टिंग ऑफर पार होता है, 134 करोड़ शेयर आ जाते हैं, तो स्टॉक में तेजी होगी। फिर अगर तो आप इस पे नज़र रखिए कि बुक किस तरह से बन रही है
और अगर बुक 134 करोड़ की बनती हुई नजर आ रही है, 134 करोड़ के पार निकले तो कम से कम 10-15 रुपये स्टॉक बढ़ सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। और अगर बुक नहीं बनती हुई दिखती है तो फिर ये स्टॉक 10-15 रुपये गिर भी सकता है, तब वापस से 110 कम से कम पहले तो 110-12 की रेंज है, वहाँ तक आना चाहिए जो कल के लोज है। उसके बाद 102 की रेंज में आ जाए तो बड़ी बात नहीं है। तो अगर डीलिस्टिंग ऑफर में 134 करोड़ शेयर नहीं मिलते हैं तो स्टॉक को अल्टीमेटली 2 डिजिट में आना है, और अगर डीलिस्टिंग में 134 करोड़ शेयर मिल जाते हैं तो हो सकता है ये 135-40 का जो हाई बनाया है 140 के आसपास का, एक बार वापस वहाँ तक पहुँच जाए। तो आप अल्टीमेटली इस बात पर नज़र रखिए, अगर आपके पास वेदांता के शेयर हैं तो देखते रहिए कि बुक किस तरह से बन रही है, उस पर फोकस करिएगा। जी दीप। बिल्कुल, तो नज़र रखनी पड़ेगी आज किस हिसाब से वेदांता डीलिस्टिंग की बुक बनती है। सर, वायदा कारोबार के संकेत भी बात करेंगे, उससे पहले जो फंड एक्शन है ये समझाइए एक बार फिर से। अच्छी कैश में खरीदारी एफआईएस की तरफ से, और लगातार 5 दिन में हम देख रहे हैं 5,000 करोड़ से ज़्यादा की खरीदारी हुई है। पता नहीं क्या करना चाहते हैं, कभी खरीदते हैं कभी बेचते हैं, समझ में आता नहीं क्या सोच के बेचा था उस समय और अब क्या सोच के खरीद रहे हैं। लेकिन ठीक है, हम तो अच्छा है, खरीद रहे लाइफ एंजॉय करो, बेच रहे हैं तब भी लाइफ एंजॉय करो। जब बेच रहे तो नीचे में मिल रहा है आपको लेने का, और अब खरीद रहे हैं तो बाजार को ऊपर ले जा रहे हैं। देखो दूसरा कोई भी करे, हमारे हाथ में तो है नहीं कि एफआईएस क्या करेंगे, इनको जो करना है करें, हमें क्या करना है, हमारे हाथ में क्या है वो हमें ध्यान में रखना है। और हमें ये ध्यान में रखना है, पहली चीज़, जब ये बेचे अच्छे खासे तो वहाँ पे हमारे लिए खरीदने का मौका है निचले स्तरों पर, और जब ये खरीदे तो हमें हमारा स्टॉप लॉस ध्यान में रखकर तेजी की पोजीशन में बनाए रखना है। 5 दिनों से 5,000 करोड़, थैंक यू वेरी मच, और लीजिए, लेते रहिए जब तक कि 12,432 ना पहुँचे, उसके बाद देखेंगे। और 12,432 मतलब लाइफ टाइम हाई है, जहाँ तक पहुँचने की कोशिश बाजार की होनी चाहिए इवेंचुअली, अगर एफआईएस की खरीदारी बरकरार रहती है। लेकिन कल के आंकड़े बहुत ही ज़बरदस्त है दीप, न सिर्फ कैश मार्केट के बल्कि वायदा कारोबार में 1400 करोड़ के इंडेक्स खरीदे, और जो इंडेक्स खरीदे पूरी डीप मैक्सिमम लॉन्ग पोजीशन है। मैंने एक चीज़ बताऊँ आपको, मैंने पिछली बार लगातार 3 दिन एफआईज ने इंडेक्स फ्यूचर्स लॉन्ग किए हों, मैं खरीदारी का आंकड़ा नहीं बोल रहा हूँ, देखिए ध्यान से सुनिए, लगातार 3 दिन इंडेक्स फ्यूचर्स लॉन्ग किए हों, फ्रेश खरीदारी, ये शॉर्ट कवरिंग नहीं है, मैंने देखा नहीं, मुझे याद नहीं आता, मतलब हुआ होगा, ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन मुझे याद नहीं आता। तो ये मूड परिवर्तन बता रहा है एफआईएस का कि इंडेक्स भी लॉन्ग कर रहे हैं, कैश में भी खरीद रहे हैं। इसका मतलब ये कि है दम भाई, चाल गहरी है ये वाली, इतनी जल्दी रुकेगी नहीं, और ऐसे में फिर 12,000 पार कर लेंगे तो कोई बड़ी बात है नहीं। और 12,000 का मनोवैज्ञानिक स्तर है, उसके पार आते तो मतलब आपको ऐसा फील ही आपको लाइफ टाइम हाई आएगा, मतलब वो वाली चीज़ है। तो वो एक बहुत बढ़िया फीलिंग आती है 12,000 के पार निकलने पर। तो 1398 करोड़ यानी 1400 करोड़ की इंडेक्स खरीदे हैं, स्टॉक्स बेचे हैं कितने, मुश्किल से 237 करोड़ के, ठीक है। अब ऑप्शंस में 1700 करोड़ की खरीदारी, लेकिन मैं उससे खुश नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि ऑप्शन में जो खरीदे उसमें पुट ऑप्शन थोड़े से ज़्यादा है। तब भी ठीक है कि आप इंडेक्स खरीद रहे हो और पुट खरीद रहे हो, तो इंडेक्स खरीद रहे हो वो ज़्यादा एग्रेसिव है, पुट खरीदना थोड़ा कम एग्रेसिव है। तो आप इंडेक्स खरीद के पुट के साथ अपनी थोड़ी हेजिंग करें तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आंकड़े बहुत दमदार हैं, बहुत ही बेहतरीन, मजेदार, शानदार। बिल्कुल, तो एफआईएस की तरफ से तो बहुत ही शानदार आंकड़े हैं सर। एक छोटा सा सवाल था सर, आज के हम बाकी स्टॉक्स के बारे में भी बात करें और लेवल्स के भी बात करें, पर अगर पॉलिसी से बाजार खुश रहता है या मार्केट एक्सपेक्टेशन से बेहतर पॉलिसी आती है, तो फिर क्या ये 12,000 का स्तर आज ही आते हुए दिख सकता है? क्या ऐसी संभावना के साथ बनना चाहिए जो स्पेशली थोड़े अग्रेसिव बुल्स हों, क्या ये प्राइस इन कर सकते हैं? ओके, अच्छी पॉलिसी से मतलब क्या? फिर अच्छी पॉलिसी से मतलब ये होगा कि गवर्नर साहब रेट कट दे दें, गवर्नर साहब ये कहें कि बहुत ही तगड़ी रिकवरी आई है दूसरी तिमाही में, मतलब ऐसा तो हमने सोचा ही नहीं था, जितनी बढ़िया रिकवरी आ रही है इकोनॉमी में। और तीसरा ये कह दे कि इन्फ्लेशन हमारा कंट्रोल में, कोई चिंता की बात नहीं, और हमें ज़्यादा जितना इतना बढ़िया मानसून आया कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा नहीं, तो चिंता नहीं। हाँ तो कर दो 12,000। फिर ये 3 चीज़ें करनी चाहिए गवर्नर साहब को आज। फिर अगर ये तीनों कर देते हैं तो आपका 12,000 डन, और वीकली क्लोजिंग 12,000 की मिले तो दीप कहना ही क्या। लेकिन मैं है ना पॉजिटिव हूँ, इतना ओवर ऑप्टिमिस्टिक नहीं, पता नहीं इतना होना मतलब मुश्किल है, होने में कुछ भी हो सकता है, मार्केट है, और होने में ये भी हो सकता है कि ऐसा कुछ ना करें तब भी बाइंग का फोर्स जो है
उससे 12,000 के पार निकल जाए। 12,000 इज जस्ट नंबर, आज पार हो या अगले हफ्ते वो एक अलग चीज है, लेकिन अगर गवर्नर साहब की वजह से पार होना है, देखिए बाजार तो पार होने ही, ये तो शक्तिकांता दास साहब के पास ऑप्शन है कि इसकी क्रेडिट वो ले ले, है ना। हेडलाइन यही बनेगी फिर आज, ये देखिए गवर्नर साहब की पॉलिसी की वजह से बाजार निकला 12,000 के पार। और ये हेडलाइंस है ना, नहीं सिर्फ हमारे बिजनेस चैनल्स की बनेगी ये हेडलाइंस, तो फिर जनरल न्यूज़ चैनल्स की भी, हर जनरल न्यूज़ चैनल भी हेडलाइन बनाएगा, क्योंकि 12,000 के आंकड़े पे तो सबकी नज़र होती है कि बड़ा आंकड़ा है। तो इसलिए गवर्नर साहब को हेडलाइन में आना है, तो ये तो बहुत बढ़िया मौका हो सकता है। रेट कट करें, अच्छी कॉमेंट्री दें, बताएं कि इकोनॉमी की रिकवरी बढ़िया है, जो बैंक्स के और इनके नंबर्स आ रहे हैं उसके बेसिस पे। और तीसरा ये कि आगे का आउटलुक बहुत बढ़िया देते हैं, बोले हम अकोमोडेटिव रहें और रहेंगे, और साथ ही इन्फ्लेशन भी हमारा काबू में रहने की पूरी उम्मीद है। 12,000 आपके लिए डन। चलिए अनिल जी, 12,000 का इंतजार रहेगा और सबकी आशा भी यही रहेगी कि ये सर जल्दी से जल्दी आए, पर देखते हैं आज का कैसा एक्शन रहेगा। 12,000 तो ठीक है सर, पर आज के लिए वायदा कारोबार के संकेतों के हिसाब से कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स निफ्टी बैंक निफ्टी पर? पोजीशन ज्यादा है नहीं दीप, क्योंकि सीरीज के हफ्ते की सीरीज की शुरुआत है, तो कल सब निपट गए सारे के सारे। शॉर्ट सेलर्स बिल्कुल कटा गए, एकदम खत्म। तो आज भगवान की दया से ज्यादा शॉर्ट्स है नहीं। 10,800 पर हल्का सा ओपन इंटरेस्ट है 10 लाख शेयरों का, वीकली सीरीज की बात कर रहा हूँ। 12,000 पर हल्का सा 15 लाख शेयरों का है, और 11,900 पर 13 लाख शेयरों का। तो बहुत ही 10-12 लाख शेयरों के ओपन इंटरेस्ट में कुछ होता नहीं है। बैंक निफ्टी में 3-4 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, नॉट वर्थ डिस्कसिंग। मेरे लिए जितने बड़े डेटा होते हैं, जितने ज़्यादा डेटा होते हैं, आपने देखा ही है ना, एक्सपायरी के दिन, एक्सपायरी के एक दिन पहले जब पोजीशन 50-50 लाख शेयरों की, 30-30 लाख शेयरों की होती है, और जब मैं कहता हूँ कि निफ्टी में 1 करोड़ शेयर शॉर्ट, बैंक निफ्टी में 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख शेयर शॉर्ट, तो जो मज़ा आता है ना डेटा एनालिसिस करने का, वो अलग ही है। क्योंकि वहां पे ना आप बड़ी साइकोलॉजी के साथ डेटा एनालिसिस कर रहे हैं। ज्यादा लोगों ने पोजीशन बनाई हुई है, अब 2-5 लोगों की थोड़ी पोजीशन है और 2-4-5 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, तो उसमें बात करने में मजा भी नहीं है। डेटा छोड़ दीजिए, जो पहले बोला वही सत्य है, वही सारे लेवल्स दे दिए, उसी पर रहिए। डन। चलिए अनिल जी, तो देखते हैं आज का कैसा एक्शन रहेगा, पर इंटरेस्टिंग मूवमेंट होनी चाहिए। जब बता देते हैं आपको कौन से स्टॉक्स पर भी आपको नजर रखनी चाहिए। कुशल, पूजा और साथ ही मानसी हमारे साथ तैयार हैं। कुशल, गुड मॉर्निंग, बताइए आज के ट्रिगर्स और कुछ खबरों वाले स्टॉक्स कौन से हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। तो आज जो नतीजे आने वाले हैं उस पर फोकस रखिए, स्टील स्ट्रिप व्हील्स, और साथ ही Q4 के नतीजे आरसीएफ अपने घोषित करेगी। साथ ही कल पोस्ट मार्केट जो है जो नंबर्स आए हैं उसमें 5 पैसा कैपिटल के बढ़िया नंबर्स आते हुए दिखे हैं। इनकी आय जो है ऑलमोस्ट 2.25x बढ़कर 52 करोड़ आती हुई दिखी है, पर और इनका जो घाटा था 3.5 करोड़ का पिछले साल, वो अब 2.8 करोड़ के मुनाफे में तब्दील होता हुआ नजर आया है। टीटागढ़ वैगन्स, इन्होंने भी अपने Q4 के नंबर्स घोषित किए हैं और यहाँ पर नंबर्स कमजोर हैं। इनकी आय करीब 21% गिरकर 350 करोड़ पर आती हुई दिखी है, और कंपनी का घाटा 57 करोड़ से बढ़कर 117 करोड़ होता हुआ दिखा। साथ ही प्रभात डेयरी, इसके नंबर्स मिले जुले आप कह सकते हैं। Q4 के ये नंबर्स इन्होंने भी अपने घोषित किए हैं। इनकी आय में तो करीब 20.5% का उछाल हमें देखने को मिला है, पर मुनाफे से घाटे में कंपनी आती हुई दिखी है। 2 करोड़ का मुनाफा था, 141 करोड़ का घाटा कंपनी ने पोस्ट किया है। साथ ही अगर डॉक्टर रेड्डीज लैब, यहाँ पर आपको नजर रखनी होगी, इनके लिए खबर आती हुई दिखी है। डीसीजीआई ने जो है स्पुतनिक 5 के जो फेज 3 ट्रायल होने वाले थे उसको रिजेक्ट कर दिया है, और उन्होंने कम पार्टिसिपेंट्स के साथ फेज 2 ट्रायल जो है वो करने की जो है एक अपनी तरफ से रिक्वेजिशन डाली है। तो अब ये देखना होगा कि किस हिसाब से डॉक्टर रेड्डीज का मूव इसके बाद रहता है। साथ ही लक्ष्मी विलास बैंक, यहाँ पर आप नजर रखिए, क्योंकि क्लिक्स कैपिटल से इनको एक नॉन बाइंडिंग ऑफर मिल चुका है। कल एक्सचेंज पर इन्होंने ये जो है नोटिफिकेशन जारी की थी, पर इससे जुड़ी हुई कोई डिटेल्स नहीं थी। हालांकि और ग्रुप रिपोर्ट से हमें ये पता चला है कि 1500 से 1700 करोड़ रुपए जो है कंपनी निवेश कर सकती है जो ग्रुप है, और करीब 74% जो है स्टेक इसमें वो अक्वायर कर सकते हैं। पर उन्होंने 3 साल का जो लॉक इन पीरियड का जो रूल है उसको एग्जेम्पशन मांगा है। तो कल जब लक्ष्मी विलास बैंक की मीटिंग होगी तो इस ऑफर पर यह चर्चा की जाएगी। साथ ही सोलार इंडस्ट्रीज और जीओसीएल कॉर्पोरेशन, यहां पर नजर रखिए। सोलार इंडस्ट्रीज और उसकी सब्सिडियरी को तेलंगाना सरकार से जो है करीब 447 करोड़ रुपए के एक्सप्लोसिव्स के ऑर्डर मिलते हुए नजर आए हैं। और साथ ही जीओसीएल कॉर्पोरेशन, यहां पर भी जो तेलंगाना गवर्नमेंट की पीएसयू है उससे इनकी होली ओन सब्सिडियरी आईडीएल एक्सप्लोसिव, उसको करीब 187 करोड़ के ऑर्डर मिलते हुए दिखे हैं। तो ये दोनों अच्छे ऑर्डर रिसीव के आधार पर बढ़िया प्रदर्शन कर सकती हैं।
बिल्कुल, तो नजर रहेगी इन स्टॉक्स पर। आइए पूजा से भी जान लेते हैं कुछ और स्टॉक्स जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। गुड मॉर्निंग पूजा। गुड मॉर्निंग दीपांशु। कंटेनर कॉर्प ने Q2 के वॉल्यूम अपडेट जारी किए हैं जिसमें कि नंबर्स कमजोर हैं। अगर कुल फिजिकल वॉल्यूम की बात करेंगे तो सालाना आधार पर करीब 8.5% की गिरावट इस बार देखी गई। एशियन ऑयल फील्ड सर्विसेज और फेयरकेन स्पेशलिटी, ये दोनों स्टॉक भी फोकस में रहेंगे। इस पर ध्यान दीजिए क्योंकि एशियन ऑयल फील्ड सर्विसेज का जो अब नया नाम है वो एशियन एनर्जी सर्विसेज होगा। 14 अक्टूबर से ये लागू होगा। और फेयरकेन स्पेशलिटी में भी ऐसा ही कुछ कदम उठाया गया है। नया नाम अब स्पेशलिटी केमिकल्स होगा और ये बदलाव भी 14 अक्टूबर से लागू होगा। तो ये दो कंपनी के जो अपडेट आए हैं इस पर आप नजर रखिए। फ्यूचर ग्रुप भी आज फोकस में रहेंगे। पहले तो हम आपको बता देते हैं कि फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन से जुड़ी क्या खबर आई है। क्रिसिल ने जो कंपनी की रेटिंग है, एनसीडी की रेटिंग है, वो घटा दी है। A+ से घटाकर BBB- की रेटिंग दी है और शॉर्ट टर्म फैसिलिटीज की रेटिंग भी A1 से घटाकर A3 की दी है। इसके अलावा तमाम फ्यूचर ग्रुप के स्टॉक्स पर भी नजर रखिए क्योंकि कल हमने आपको बताया था ये खबर कि अमेजॉन ने ये कहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ फ्यूचर ग्रुप रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ करार नहीं कर सकती और फ्यूचर ग्रुप ने इस नियम का उल्लंघन भी किया है। कुछ करार हुआ था दोनों ही ग्रुप के बीच, उसका उल्लंघन किया है और इस मामले में अब Amazon.com ने सिंगापुर इंटरनेशनल सेंटर में फ्यूचर ग्रुप के खिलाफ आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग शुरू कर दी है। ये एक नया अपडेट आया है। तो आज तमाम फ्यूचर ग्रुप के स्टॉक्स जो हैं वहां पर इसका रिएक्शन देखने की उम्मीद है। और आखिर में बात करते हैं कुछ फंड एक्शन की। सोलारा एक्टिव फार्मा एसेंट इंडिया फंड ने कंपनी के करीब 3.4 लाख शेयर्स बेच दिए हैं। 1212 रुपए प्रति शेयर पर ये बिकवाली देखने को मिली। और EIH से जुड़ा भी एक अपडेट आ रहा है। यहाँ पर राइट्स इशू के जरिए जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने कंपनी के करीब 8 लाख शेयर्स की बिकवाली की है। 7 रुपए प्रति शेयर के भाव, 7.8 रुपए प्रति शेयर के भाव पर ये बिकवाली देखी गई। ओके, शुक्रिया पूजा इन सभी स्टॉक्स के लिए। आइए देखते हैं आज ब्रोकरेजेस का क्या कहना है FIR में। गुड मॉर्निंग मानसी, बताइए आज कौन सी रिपोर्ट्स हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज ढेर सारी रिपोर्ट्स आई हैं। शुरुआत इन्फोसिस पर रिपोर्ट से करना चाहूंगी। खासतौर से इनके ब्लू अकाउंट का जो लेटेस्ट एक्विजिशन है इससे कंपनी की डिजिटल क्षमता बढ़ने की पूरी उम्मीद है। कल की क्लोजिंग 1094 की है। मैक्वायरी की आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग है लक्ष्य 1140 के दे रहे हैं। नोमुरा ने खरीदारी की राय दी है 1165 के लक्ष्य यहां पर ये बता रहे हैं। PBR पर CLSA की रिपोर्ट आई है। खरीदारी की राय इन्होंने बरकरार रखी है, लक्ष्य बढ़ा दिए हैं। 1600 से लक्ष्य बढ़ाकर 1618 के किए हैं। 15 अक्टूबर तक कंपनी अब 58% स्क्रीन जो हैं उसे शुरू करने की योजना बना रही है। आइनॉक्स लीजर पर CLSA की राय है। कल की क्लोजिंग 281 की रही। खरीदारी की राय बरकरार रखी है, लक्ष्य 355 से बढ़ाकर 375 के कर दिए हैं। वैल्यूएशन सस्ते हैं। Q1 खर्चों में 84% की कटौती देखने को मिली है और नेट डेट टू इक्विटी रेशियो की अगर बात करें 0.2% पर यह है। प्रेस्टीज एस्टेट पर CLSA की एक रिपोर्ट आई है। खरीदारी की राय बरकरार रखते हुए लक्ष्य उन्होंने बढ़ा दिए हैं। 280 से लक्ष्य को बढ़ाकर 315 कर दिए गए हैं। बिक्री में बढ़त से कंपनी के कारोबार को काफी हद तक फायदा मिला है और मौजूदा स्तर पर वैल्यूएशन जो हैं वो काफी आकर्षक इन्हें नजर आ रहे हैं। L&T पर जेफरीज की रिपोर्ट है। खरीदारी की राय है, लक्ष्य 1280 के दे रहे हैं। अगले 2 सालों में कंपनी की स्थिति बेहतर होने की संभावना है और FY21 के लिए मैनेजमेंट 18% का ROE का जो लक्ष्य है उसे फिलहाल हासिल नहीं कर पाई है। ट्रेंड पर जेफरीज ने कवरेज शुरू की है और यहां पर होल्ड रेटिंग के साथ इन्होंने कवरेज इनिशिएट की है। लक्ष्य 650 के दे रहे हैं। खासतौर से अपैरल से जुड़े अवसर के लिए कंपनी एक स्ट्रक्चरल स्टोरी साबित होती दिख रही है। कोविड के चलते असर जरूर कारोबार पर देखने को मिला है, लेकिन वेस्ट साइड की अगर बात करें तो अन्य के मुकाबले, इनके प्रतिद्वंदियों के मुकाबले कई पैमानों पर इसका प्रदर्शन काफी बेहतर है। इसके अलावा CLSA की रिपोर्ट फार्मा स्पेस से जुड़ी आई है और आपको बता दें कि तमाम शेयर्स पर खरीदारी की राय बरकरार जरूर रखी है और लक्ष्य भी बढ़ा दिए हैं। सिप्ला पर खरीदारी की राय है, लक्ष्य 800 से बढ़ाकर 880 के कर दिए हैं। सन फार्मा पर खरीदारी की राय रखते हुए लक्ष्य 660 से बढ़ाकर 710 के किए हैं। कैडिला खरीदारी की राय के साथ 475 के जो लक्ष्य उन्होंने दिए थे इसे रिवाइज करके 525 कर दिया है और साथ ही टोरल फार्मा पर खरीदारी की राय के साथ 3100 के लक्ष्य को बढ़ाकर 3450 कर दिया है। और एबर्ट इंडिया अंत में खरीदारी की राय लक्ष्य 19832
से बढ़ाकर 20,160 के कर दिए गए हैं। ओके, तो ढेर सारी रिपोर्ट्स हैं आज और एक्शन भी रहेगा मजबूत इन तमाम रिपोर्ट्स में। आइए करते हैं शुरुआत हमारे एक्सपर्ट्स के साथ पिक ऑफ द डे। आज के ओपनिंग बैट्समैन सचिन यानी कि सच्चिदानंद उत्तेकर। सचिन, बताइए आपका स्टॉक आज का। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, यहाँ पर खरीदारी करनी है और स्टॉक का नाम है वोल्टास। अगर हम ओवरऑल इसका डेटा देखें तो एक हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस काफ़ी अच्छी तरह मेंटेन्ड है। इंट्राडे चार्ट्स पे एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर मैच्योरिंग स्टेजेस पे है। जिस तरीके से इसका कल के प्राइस एक्शन रही है, मुझे लग रहा है जैसे ही अराउंड 695 के आसपास एक ब्रेकआउट हो जाता है तो मुझे लग रहा है वो पर्टिकुलर पैटर्न एक्टिवेट होगा और उस पैटर्न के लिहाज से जो प्राइस टारगेट बन रहा है पोजिशनली अराउंड 735 का है। ट्रेडिंग के लिहाज से मुझे लग रहा है अराउंड 690 के आसपास फिलहाल स्टॉक ने क्लोजिंग दी है तो वहाँ पर अक्यूमुलेट करना चाहिए। 677 का लगाना चाहिए आपको स्टॉप लॉस। इंट्राडे स्विंग बन सकता है 715 तक, बट पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 735 का। ओके, दूसरी शुभ शुरुआत करने के लिए शुभम जी भी हमारे साथ। शुभम जी, गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी। आज का जो मेरा पिक है वो है डॉक्टर रेड्डीज। और अगर हम फार्मा पैक को देखें तो फार्मा पैक में काफ़ी अच्छा मोमेंटम कल के सेशन में देखने को मिला था। और स्पेशली डॉक्टर रेड्डी में अगर हम देखें तो कुछ 7-8 दिन से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है और 5200 के स्ट्राइक का कॉल में काफ़ी राइटिंग था, जिसके चलते मुझे लगता है कि ये कंसोलिडेशन बना हुआ था। बट कल जिस तरह से फ्यूचर्स का प्राइस 5200 के ऊपर जाकर के क्लोज हुआ है, मुझे लगता है कि अब ये ब्रेकआउट के लिए तैयार है। तो यहाँ से डॉक्टर रेड्डी में एक शॉर्ट टर्म मूव का एक्सपेक्टेशन है। तो 5400 के स्ट्राइक का जो कॉल ऑप्शन 160 रुपये पे क्लोज हुआ है उसको खरीदने की राय है। यहाँ पे लक्ष्य होगा 205 और 215, ये दो टारगेट है इस कॉल ऑप्शन के लिए। और 130 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें तो डॉक्टर रेड्डी आज का मेरा टॉपिक होगा। ओके, 130 के स्टॉप लॉस के साथ 5200 वाला कॉल ऑप्शन ही खरीदना है, राइट? 5400 के स्ट्राइक का अनिल जी। 5400 वाला कॉल ऑप्शन। और आज डॉक्टर रेड्डीज के लिए खबर भी है कि जो दवा ये हिंदुस्तान में लॉन्च करना चाहते थे उसमें 1000 लोगों के बजाय कम लोगों के साथ इन्हें इस पर टेस्ट करने के आदेश दिए। तो इसमें कोई खास नेगेटिव वाली बात नहीं है और अगर इस खबर के दम पर नीचे आए तो आपको खरीदने का मौका ढूंढना चाहिए। फ़र्क इतना है कि सैंपल साइज उन्होंने जो रेगुलेटर्स हैं उन्होंने कहा कि 1000 के बजाय आप 600 के आसपास की कीजिए। तो उसे नेगेटिव ना समझें, ऐसा ना समझें कि डॉक्टर रेड्डीज के लिए बड़ी ख़राब खबर है। इसी खबर के दम पर 200-300 रुपये जो भागा था वापस बहुत तेज़ी से गिर जाएगा। नीचे में आपके लिए मौके खरीदारी के होंगे। आइए वागले साहब से कर लेते हैं उनकी पिक। वागले साहब, गुड मॉर्निंग। अनिल जी, गुड मॉर्निंग। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। मैंने तो मेरी पिक कल ही दी थी, उसी को मेंटेन करता हूँ, उसी को दोहराता हूँ। बायोकॉन बाय करना है, 465 का स्टॉप लॉस है, 483 का टारगेट है। मुझे लगता है आज और कल में आज और मंडे में आना चाहिए। ये धीरे धीरे बंसल जी वाली सारी आदतें दूसरे लोगों को भी लग रही है। पिक ऑफ द डे कल ही दे दिया था, ये कह दिया है। और ऐसा लगता है बंसल जी आपकी तरह वागले साहब भी शाम को बड़े आराम करने के मूड में हैं। बताइए, आपने भी कुछ किया है? आपका कल वाला पिक ऑफ द डे ही चलेगा आज भी? सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु, और वेरी सुप्रभात जो है हमारे वागले जी को। मेरा भी अनिल जी पिक ऑफ द डे बायोकॉन है, जिसको कल दिया था। और अनिल जी, मैं तो कभी पिक ऑफ द डे चेंज नहीं करता हूँ, ना लेवल से छेड़छाड़ करता हूँ। तो 465 का स्टॉप लॉस दिया था, 495 पहला टारगेट है और 505 दूसरा टारगेट है। एक चीज अनिल जी आपने नोटिस नहीं करी, वागले जी ने अपने स्टॉप लॉस को 2 रुपए से घटाया। अनिल जी, उन्होंने 467 का स्टॉप लॉस दिया था और 465 पे लेके आए हैं। तो इस बदलाव का क्या कारण है, अगर वागले जी इस पर प्रकाश डालना चाहें तो? वागले साहब, कोई खास बात बदलाव के पीछे? नहीं अनिल जी, प्रकाश ये है कि कल जो दिए थे वो फ्यूचर्स के लेवल्स थे, आज जो दिए हैं वो कैश के लेवल से। तो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट 1-1.5-2 रुपए का होता है, तो वो लिहाज से वो किया है और कुछ कारण नहीं है। सिंपल। मैंने बंसल जी को छोटी सी बात मैंने बंसल जी को कॉपी नहीं किया है। नहीं, आप तो सर बेटर देन ओरिजिनल है, कॉपी का तो सवाल ही का है। आप तो बेटर देन ओरिजिनल है, क्या बात कर रहे हैं। आइए, सुप्रभात कुणाल जी, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे।
अनिल जी सुप्रभात, दीपांशु सुप्रभात। अनिल जी देखिए, मन तो मेरा भी बहुत कर रहा है कि मैं भी बायोकॉन में ही कॉल दे दूं अनिल जी, जो हम लोगों ने, मैंने और राकेश जी ने कल दी थी उसी को दोहरा दूं, लेकिन अनिल जी कुछ काम मैंने किया है, तो इसी वजह से अनिल जी मेरी खरीदारी की राय है अडानी ट्रांसमिशन में, जिसमें कि बहुत ही दमदार बंदी हमने कल आते हुए देखी और इस स्टॉक में निचले स्तरों से बहुत शार्प एक रिकवरी आते हुए दिख रही है। और मुझे लग रहा है अनिल जी कुछ फोकस पावर स्टॉक्स पर भी अब आते हुए समय में आपको देखने को मिलेगा। तो अडानी ट्रांसमिशन पे मेरी खरीदारी की राय है 275 रुपए पर स्टॉप लॉस रखें, 300 रुपए के टारगेट के लिए अडानी ट्रांसमिशन में मेरी बाय की राय है। ओके, 275 स्टॉप लॉस, 300 टारगेट, अदानी ट्रांसमिशन खरीदें। एक और स्टॉक जो बता रहे हैं सिद्धार्थ सेदानी साहब। सिद्धार्थ जी नमस्कार, बताएं सर। नमस्कार, गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज जो पिक ऑफ द डे के हिसाब से हमने चुना है वो ऑटोमोबाइल से स्टॉक है, ओईएम कंपनी और लीडर है अगेन अपने स्पेस का, और वो है हीरो मोटोकॉर्प। जी हाँ, हीरो मोटोकॉर्प खरीदना है, टारगेट होना चाहिए 3653, और अगर ये मंथली सेल्स के नंबर्स देखें तो हाईएस्ट से पूरे साल के 2020 के 17% ग्रोथ के साथ मुझे लगता है कि यहाँ से और भी ग्रोथ हो सकता है, क्योंकि प्री कोविड लेवल्स पे तो ऑलरेडी पहुंच चुका है। हीरो मोटोकॉर्प मुझे लगता है कि अब जो इनका विभाजन हुआ था हीरो और होंडा का, और जो हीरो ने अपना R&D सेटअप किया था, अब R&D का पूरा फायदा मिलेगा हीरो मोटोकॉर्प को। जरूर खरीदे, निवेश की राय 3653। 3653 ये है आपके लिए सलाह टारगेट की हीरो मोटोकॉर्प। और हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से हमारे चैनल पर कई एक्सपर्ट्स ने इस स्टॉक के बारे में आपको पहले भी रिकमेंडेशन दी है, तो वहाँ पर नज़र रखिए। काफ़ी बढ़िया मोमेंटम आपको हीरो मोटोकॉर्प में बढ़ना है। बाकी भी जो टू व्हीलर स्टॉक्स हैं वहाँ पर भी आपको अच्छी खरीदारी आती हुई दिख रही है। कल किरण जी का भी पिक ऑफ द डे था, अच्छा कमाल किया। सिटी साहब भी इसके बारे में बात करके गए हैं, नजर रखिए हीरो मोटोकॉर्प पर। आइए कुछ और स्टॉक्स जो आज आपको एक्शन में आते हुए दिखेंगे वहां पर चर्चा कर लेते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। बंसल जी, कॉनकॉर यहाँ पर अपडेट आया है, इनके सितंबर के वॉल्यूम्स में एक्चुअली गिरावट हुई है 8.5% की। ऑल्दो अगर हम देखें तो बाकी लॉजिस्टिक्स, बाकी जो पोर्ट ऑपरेटर्स हैं या फ्रेट में काम करते हैं, उनके वॉल्यूम्स में बढ़त हुई है, इनके वॉल्यूम्स गिरे हैं। कैसे देखना चाहिए कॉनकॉर के स्ट्रक्चर को? वैसे तो स्टॉक काफी गिर चुका है, थोड़ा बाउंस बैक आएगा या प्रेशर पर ही रहेगा? नहीं, देखिए दीपांशु, सबसे पहले तो इस स्टॉक को मैंने और कुणाल जी ने 368, 369 के अराउंड इसमें बिकवाली की राय दी थी, 359 के अराउंड बिकवाली की राय दी थी, 371 के स्टॉप लॉस के साथ। उसके बाद 351 के लोज लगा के स्टॉक में एक रिबाउंड देखने को मिला। तो दीपांशु, रिबाउंड तो नहीं आएगा, मुझे तो लगता है कि जो एक पुल बैक आया था वो खत्म होने वाला है, और एक बार ये स्टॉक नीचे में दोबारा से 364 के नीचे निकलेगा तो लेवल्स नोट कर लें सब। 364 के नीचे निकलेगा तो बिकवाली की राय है, और इस बार 364 के नीचे निकलेगा तो 350 के लेवल्स भी नीचे में टूटेंगे। तो इस खबर के चलते मुझे लगता है सेल ऑफ आना चाहिए, और 364 के लेवल्स टूटे तो कॉनकॉर में बिकवाली की राय है। ओके, तो कॉनकॉर पर नजर रखिए। प्रेशर में बना हुआ है स्टॉक, और हर बाउंस बैक पर आप देखेंगे कि और ही प्रेशर बनेगा जहां तक इस स्टॉक का सवाल है। नजर रखते हैं जहां तक इस काउंटर की बात है। और अगर आप देखें तो एक्शन कहां पर आज बन सकता है, हम देख रहे हैं कुछ नतीजों पर भी रिएक्शंस आएंगे। कुणाल जी, टीटागढ़ वैगन्स, इसके नतीजे आए थे, कमजोर नतीजे रहे थे, किस तरह से देखना चाहिए? और ये Q4 के नतीजे थे, अब तो Q2 के नतीजे आने शुरू हो गए, इन्होंने तो Q4 के नतीजे थे और काफी कमजोर रहे हैं, घाटा डबल हो गया है। क्या चार्ट स्ट्रक्चर कुछ बता रहा है टीटागढ़ वैगन्स का? देखिए, कुछ एक चार्ट्स होते हैं दीपांशु, देखने का बिल्कुल मन नहीं करता, उसमें से ये कंपनी है टीटागढ़ वैगन्स। आप देखिए चार्ट बहुत ही खस्ता हाल है, लगातार अंडर परफॉर्म कर रहा है। और देखिए मुझे लगता है कि स्टॉक में और नीचे के लेवल्स देखने को मिलेंगे। 40 रुपए के आसपास पहला सपोर्ट है, और वो टूट गया तो फिर और नीचे के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो मेरी राय में जिनके पास भी निवेश है, मौजूदा स्तरों पर निकल जाए, किसी बेहतर शेयर में निवेश करे, स्टॉक से एग्जिट करने की राय। सिद्धार्थ जी, एक और स्टॉक पर राय दीजिए, और वो है लक्ष्मी विलास बैंक। क्लिक्स ग्रुप जो इस बैंक में अपनी स्टेक खरीदना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, टेक ओवर करना चाहता है, एक तरह से आप ये कह सकते हैं। उन्होंने एक नॉन बाइंडिंग ऑफर दिया है। अब लोग ये सोचें कि क्या ये बैंक रिवाइव हो सकता है, क्लिक्स ग्रुप अगर आ सकता है तो क्या लक्ष्मी विलास बैंक में कोई खरीदारी का मौका आपको नजर आता है या दूर रहे? बिल्कुल दूर रहे। बिल्कुल जो आज खबर आई है
तो हो सकता है कि ये प्रमोटर खरीद रहे हैं या कोई दूसरे पार्टी खरीद रहे हैं, ये पॉजिटिविटी जरूर ला सकता है स्टॉक में। बट फंडामेंटली अभी भी मैं कहूंगा, फंडामेंटली बैलेंस शीट देखते हुए मुझे लगता है कि ये सब बैंकों से आप दूर रहे। बैंकिंग सेक्टर में ऐसे भी वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है और मुझे लगता है कि बैंकिंग स्पेस में अगर आपको कोई भी स्टॉक के साथ रहना हो तो प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक के साथ ही केवल रहे। ये सारी कंपनियों के साथ आप दूर रहे। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव लेवल्स चार्ट्स के हिसाब से आप जरूर ट्रेड कर सकते हैं, निवेश के लिए बिल्कुल नहीं। बिल्कुल भी नहीं, ये है आपके लिए। अच्छा, ये सिद्धार्थ जी, सारे ब्रोकरेजेस कंपनियों के रिजल्ट्स बड़े तगड़े आ रहे हैं। 5 पैसा के भी कल रिजल्ट आए हैं। दूसरी तिमाही में इनका रेवेन्यू 126% बढ़ा है और नुकसान से मुनाफे में भी आई कंपनी। करीबन 3.5 करोड़ का लॉस था, उसके सामने 3.25 करोड़। कोई 5 पैसा या फिर कोई और स्टॉक ऐसा है ब्रोकरेजेस में जो आपको पसंद हो? नहीं अनिल जी, पीयर ग्रुप है तो इसमें हमारी कोई पसंद ऐसे कोई हमारी कोई रिपोर्ट नहीं है, बट ये पूरा ही सेगमेंट अच्छा करेगा। उसका कारण है कि पिछले 5 से 6 महीनों में 60 लाख डीमैट अकाउंट खुले हैं। तो जो ये सब पीयर्स में बटे हुए हैं, तो डेफिनेटली नए निवेशक मार्केट में आए हैं, जिसके कारण बहुत बड़ा फायदा मिलेगा ये सारे ही स्पेस। सिद्धार्थ जी सुनिए, ये क्या पीयर ग्रुप पे आप राय नहीं देते हो कि अगर अपनी सेम बिजनेस वाला मतलब कोई दूसरी कंपनी, तो उसके बारे में अच्छा या खराब नहीं बोलना? इसका रीजन क्या है? कभी जॉब वॉब करना पड़ जाए वहां पे? नहीं सर, ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि पीयर ग्रुप पे हम राय नहीं देते। अभी एंजल ब्रोकिंग का आईपीओ गया तो हमने सब्सक्राइब रेटिंग दी थी। तो ऐसा नहीं है कि पीयर ग्रुप पे हम लोग राय नहीं देते, बट अभी हमारे पास कोई इस पे राय नहीं है। बिल्कुल, लेकिन अभी आप देखिए हमारे टीवी चैनल्स को देखिए, कल से जो चल रहा है टीआरपी के मामले में सारे चैनल एक दूसरे को धो रहे हैं, बिल्कुल जिस तरह की रिपोर्ट्स आई है। तो हमारे यहाँ तो पीयर ग्रुप में देखो बढ़िया वाली फर्स्ट क्लास मारामारी चल रही है। हर चैनल दूसरे चैनल को धो रहा है कि किसने टीआरपी बढ़ाई, किसने घटाई, क्या नहीं है भाई साहब, क्या नहीं हो रहा है इस देश में। देखिए गजब। आप लोगों ने, किसी ने देखा है कल शाम को जनरल न्यूज चैनल्स देखे हैं किसी ने? जी सिद्धार्थ जी। नहीं अनिल जी, इसमें तो ऐसा है कि जी बिजनेस तो ये सारे ही कंपटीशन से परे है और आगे है और आगे ही रहेगा। नहीं बिल्कुल। तो अगर आप लोगों ने, कुणाल जी ने हाथ खड़ा किया है और वागले साहब ने, तो प्लीज़ ये सब कल तो फिर भी चलो थोड़ा इंटरेस्टिंग था, लेकिन बाकी चीज़ों में ना ये डिबेट और ये सब फालतू की चीज़ें बंद करें। क्वालिटी कंटेंट देखें, जहाँ भी मिले, जैसा भी मिले क्वालिटी कंटेंट देखें, क्योंकि यहाँ से किसी को कुछ हासिल होने वाला नहीं है। ना आपका ज्ञान बढ़ता है, ना आपके मतलब कोई स्ट्रेस लेवल कम होता है। 1 घंटे बाद आप डिबेट देख कर जब बैठेंगे तो आप पूछिए अपने आप को कि मेरे एज पर्सनैलिटी में क्या इजाफा हुआ है, और उसका जवाब मिलेगा इजाफा नहीं, उल्टा नेगेटिविटी फैली है। तो ये सब चल रहा है, बढ़िया है। आप सब लोग क्वालिटी कंटेंट देखते हैं। आइए कुछ और स्टॉक जो आज एक्शन में, उन पर फोकस कर लिया जाए। एक और स्टॉक है पीवीआर, और पीवीआर सचिन जी जरा इसके चार्ट देखिए। सीएलएससी की रिपोर्ट भी है, पीवीआर पर भी है, आइनॉक्स पर भी है, और थोड़े से टारगेट बढ़ाएं, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन अब फिर सिनेमा हॉल खुलने की तैयारी में है। बताएं पीवीआर पर कोई एक्शन? अनिल जी, मुझे लग रहा है थोड़ा सा एक पॉजिटिव ट्रैक्शन आना चाहिए। जिस तरीके से स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है, अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास प्लेस्ड है। सो मुझे लग रहा है अराउंड 1270 1285 ये पर्टिकुलर जोन जैसे ही क्लस्टर निकल जाता है, काफ़ी बड़ी अपमूव अनलॉक होनी चाहिए। एक्सपेक्टेशन यही है कि जो 1400 के आसपास का स्विंग बना था, वो मुझे लग रहा है वापस रिविजिट होना चाहिए। स्ट्रक्चर काफ़ी बदलाव हो चुका है, एंड जिस तरीके से एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस थी वीकली मंथली चार्ट पे, मुझे लग रहा है वो काफ़ी हद तक अभी निगेट हो चुकी है और अच्छा कंसोलिडेशन जोन में है स्टॉक। तो डेफिनेटली यहाँ पर अभी नेगेटिव बायस नहीं रखना चाहिए, एक पॉजिटिव एंगल से देखना चाहिए। एंड मुझे लग रहा है ट्रेडिंग के लिहाज से आज के सत्र के लिए एटलीस्ट 1270 एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा। अगर वो निकल जाता है तो डेफिनेटली एक अच्छी अपमूव बन सकती है। अगले हफ्ते तक 1300 की एक्सपेक्टेशन होगी, 1400 की एक्सपेक्टेशन होगी। ये है आपके लिए राय इस वक्त पीवीआर पर। आइए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अब सुमित जी भी, और सुमित जी का से भी ले लेते हैं उनका पिक ऑफ द डे। सुमित जी बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी, एफएमसीजी स्टॉक्स में मोमेंटम है, तो पिक ऑफ द डे के तौर पे नेस्ले के अंदर लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करना चाहिए। कल के दिन में हमने नेस्ले में लोअर लेवल से एक स्मार्ट मूव देखा है। स्टॉक 200 डीए में लेवल्स ब्रेक किया है
और स्टॉक एकदम हायर लेवल्स के आसपास क्लोजिंग दिया है। तो नेस्ले यहाँ से और भी ऊपर का मूव दिखाना चाहिए, जिसके अंदर 16,500 के बाद 16,800 तक के लेवल नेस्ले के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो तेजी का व्यू ले, और स्टॉक के नाम के अंदर ही है ले, नेस्ले। तो नेस्ले के अंदर लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करें, स्टॉप लॉस लगाए 16,000 के नीचे का, ऊपर में टारगेट 16,500 16,800 तक के लेवल नेस्ले में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए नेस्ले में खरीदारी करने की राय सुमित जी की तरफ से। आइए एक और स्टॉक जहां पर आज एक्शन दिखेगा, और वो है आरसीएफ। नतीजे आने वाले हैं आज। नतीजों से पहले बंसल जी, खरीदना बेचना नोटा, आपके लिए स्पेशली नोटा, नहीं तो मैं किसी को देता नहीं हूं ये ऑफर, आपके लिए स्पेशली बताएं सर क्या करना है। देखिए अनिल जी, आरसीएफ में नोटा नहीं लगाएंगे अनिल जी, इसमें वॉच करेंगे, नतीजे आने वाले हैं। और यहाँ पर नेकलाइन के पास स्टॉक चल रहा है, तो 49 रुपीज के लेवल्स पे नजर रखना है। अगर 49 रुपीज के लेवल्स डिसाइसिवली टूटते हैं, 49 के ऊपर निकलता है, तब यहाँ पर खरीदारी की राय होगी। और 49 के ऊपर निकलेगा तो टारगेट होगा 51 रुपए 80 पैसे, 51 रुपीज 80 पैसे से लेकर 52 रुपए का टारगेट होगा। और गोली की तरह 49 रुपीज के लेवल टूटेंगे तो गोली की तरह 2.5-3 रुपए का अपमूव देखने को मिलेगा। तो 49 के ऊपर खरीदारी की राय होगी आरसीएफ में। 49 के ऊपर गोली हो जाएगा, ऐसा ना? बिल्कुल अनिल जी, 49 के ऊपर गोली होगा, और ना गोली हो तो इसकी पूरी जिम्मेवारी लेने को तैयार हूं, बट 49 रुपीज के लेवल टूटने चाहिए। ओके ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। आइए सोलारा एक्टिव फार्मा, जरा इस पर राय दीजिए सिद्धार्थ जी। कल एसेंट इंडिया फंड ने 3.5 लाख शेयर बेचे 1212 पे, लेकिन स्टॉक बेहद मजबूती के साथ लगातार कारोबार करता हुआ दिख रहा है। आपकी कवरेज आपकी लिस्ट में है? यदि हाँ तो बताइए क्या करना है। बहुत बेहतरीन कंपनी है अनिल जी, हमारे लिस्ट में नहीं है, बट फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, बिल्कुल बने रह सकते हैं, और इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छी कंपनी है, बट इसी का अगर मैं सिनोनिम ढूंढूं, या इसी का मैं कोई दूसरी कंपनी पीएस ग्रुप में ढूंढूं, तो सीक्वेंट साइंटिफिक जो मैंने कल भी एसपीएल मिड कैप में दिया था, वो बेहतरीन लग रहा है 193 के टारगेट के लिए।